हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 में टोटल 36 शिफ्ट के में एग्जाम्स करवाए गए थे। उसमें जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी विथ कंप्लीट डिटेल्स के साथ। और इसके पहले मैंने फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस और बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, तो उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप मेरे चैनल पे एसएससी सीजीएल का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सबसे सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसका है? सीजियम हाइड्रोक्साइड का, उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उससे कम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सबसे कम है लिथियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एसिडिटी और बेसिसिटी होता क्या है। तो एसिडिटी का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन को यानी हाइड्रोजन आयन को सोल्यूशन में प्रोड्यूस करता है तो उसे कहते हैं एसिडिटी। और जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा H+ आयन को रिलीज करेगा वो उतना ही एसिडिक होता है। उसके बाद है बेसिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? तो कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH- को सोल्यूशन में प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं बेसिसिटी। और जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा इजीली OH- को या फिर ज़्यादा से ज़्यादा OH- को रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा नेचर में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था बेसिसिटी के बारे में पूछा गया था कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है और उस क्रम में अरेंज करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई जो सब दिया हुआ है ऑप्शन में सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इजीली OH- को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जिसका साइज बड़ा होगा यानी कि सपोज सीजियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, एटम का साइज इस तरह से है, इतना बड़ा है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, इससे छोटा साइज है। तो क्या होगा कि जो बड़ा साइज होगा उससे OH- को रिलीज होने में आसानी होगी, क्योंकि जो बड़ा साइज होगा उससे क्या होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा साइज बड़ा रहने के कारण, तो OH- आसानी से रिलीज हो पाएगा। और जिसका साइज छोटा होगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस पास में होगा OH- के, क्योंकि और न्यूक्लियस में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और OH में क्या है निगेटिव चार्ज, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन होगा निगेटिव पॉजिटिव चार्ज में। तो OH- को रिलीज होने में जो छोटे साइज के एटम होंगे उससे डिफ़िकल्ट होगा निकलने में। इसलिए जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा वहाँ से OH- उतना ही आसानी से निकल पाएगा और उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग किसका साइज कितना बड़ा है और किसका छोटा है इस तरह से। तो फिर ये है पीरियोडिक टेबल, और इसमें देख सकते हैं कि अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑप्शन में क्या क्या था यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या है, लिथियम यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, पोटेशियम यहाँ पे है और सीजियम यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज क्या है, किसका है, सीजियम का है। उससे छोटा किसका है, पोटेशियम का है। उससे छोटा सोडियम का, उससे छोटा लिथियम का है। तो इस तरह से जो बेसिसिटी हो जाएगा वो किसका ज़्यादा हो जाएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। और क्या होगा उसके बाद हो जाएगा किसका, सीजियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उससे कम किसका होगा, उसके बाद है पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। उससे कम किसका है, उससे छोटा साइज क्या है, सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि बेसिसिटी किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में और भी दिया गया है, ट्रेंड को दिया गया है। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने पे। फिर डाउनवर्ड से अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है।
और अगर जो पीरियड है उसमें अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे, इस साइड अगर जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस है जो डिक्रीज होता है। तो इस तरह से ये सारे ट्रेंड दिए गए हैं और ये पीरियोडिक टेबल है जो इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया है। तो उसे आप एसएससी साइंस का जो प्लेलिस्ट है एक बना हुआ मेरे चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। When electric current is passed through water, which type of chemical reaction takes place? जब विद्युत धारा पानी के माध्यम से प्रवाह की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब वाटर से पास करवाया जाता है तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जो वाटर है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। अब इसका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो H2O है जो ब्रेकडाउन होगा H2 में और O2 में। और यहाँ पे क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे होता है, क्योंकि कैथोड का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो वैसे तो हाइड्रोजन पे चार्ज दोनों ही होते हैं, कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं और कभी निगेटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो H2O है उसमें क्या है, H2O में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा और H2 हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन है जो किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, क्योंकि अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो डिपॉजिट होगा एनोड पे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे डिजोल्व हो जाता है, वो वाटर में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो देख सकते हैं इस इमेज में कि ये क्या है, ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड पे हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गया और एनोड पे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो गया। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये 2H2O बना रहा है इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो वाटर में डिजोल्व होता है। और इसी तरह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाटर में, और ऑक्सीजन जो होगा एनोड पे, और जो हाइड्रोजन होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल? तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो इसे देखेंगे किस तरह से नेमिंग, इसका IUPAC का नेमिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो दिया गया है उसका किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो टर्शियरी है तो इसका मतलब क्या होता है, तो टर्शियरी कब बोलेंगे, जब एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक कार्बन है इसके साथ एक अलग कार्बन अटैच है तो उसे कहते हैं प्राइमरी, और एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच अगर होंगे, ये 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो 2 कार्बन अगर अटैच होंगे तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। और एक कार्बन के साथ अगर 3-3 कार्बन के साथ अटैच होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से 3 कार्बन जब अटैच होते हैं तो इसे कहते हैं टर्शियरी। तो ये आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी कि इसमें जो एक कार्बन होगा वो 3 अलग कार्बन से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज है ये क्या है, इसमें एक कार्बन यहाँ पे सेंटर पे है और इसमें 3 कार्बन अटैच्ड हैं, और ब्यूटाइल है तो मतलब इसमें 4 कार्बन होंगे। तो ये यहाँ पे टोटल 4 कार्बन हो गए। और इसके साथ क्या है, अल्कोहल, तो इसमें क्या करना है, एक अल्कोहल ऐड करना है OH, क्योंकि कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 4 यूज हो गए, 1 2 3 4। तो ये स्ट्रक्चर हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो अब क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए रूल्स देख लेते हैं किस तरह से किए जाते हैं। तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फार्मूला C4H10O। अब रूल्स को देखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो कार्बन एटम्स का नंबरिंग किया जाएगा वो स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा, स्टार्ट वैसे डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो नियरेस्ट आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस साइड से जाएंगे, इस साइड से ऐसे जाएंगे, तब भी क्या होगा 1 2 3, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। और अगर
इस साइड से अगर जाते हैं, अगर दूसरे डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे, तो अगर इस साइड से जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा 1 2 3। तो ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग स्ट्रेट भी कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेट करेंगे तो ये भी क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने का बनेगा, 3 कार्बन का बनेगा। तो अब हम लोग को देखना है कि नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होना चाहिए। तो अगर क्या करेंगे कि अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक हो जाएगा OH, यानी एक मिथाइल ग्रुप और एक अल्कोहल का ग्रुप हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और इस तरह से अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में करेंगे तो ये जो अल्कोहल है और क्या है, मिथाइल है, उसका जो नंबरिंग होगा वो 2 पे ही आएगा। इसीलिए हम लोग किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में करेंगे तो दोनों का जो नंबरिंग होगा, कार्बन का, मिथाइल का और अल्कोहल का, दोनों का 2 पे ही होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में करते हैं या इस डायरेक्शन में करते स्ट्रेट करते हैं तो 1 2 3 ये हो गया, ये नंबरिंग हो गया। उसके बाद क्या करना है, तीसरा मेथड देख लेते हैं। उसके बाद 3 में है कि आइडेंटिफाई करना है जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन चेन से, उसे आइडेंटिफाई करना है, यानी फंक्शनल ग्रुप है या फिर अल्काइल ग्रुप है, सभी को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अल्कोहल का है, OH का है। उसके बाद क्या करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो जाता है, एक होता है फंक्शनल ग्रुप और एक होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में क्या होता है, मिथाइल हो सकता है या फिर इथाइल हो गया, CH2H5, इस तरह से ये सारे जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। तो इसे क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है सिर्फ, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा होता तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते। उसके बाद क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि OH हो गया या फिर C डबल बॉन्ड OH होता है, COH होता है, एल्डिहाइड, या फिर कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये सभी जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो उसे क्या करना है, या तो प्रीफिक्स में ऐड करना है या फिर सफिक्स में ऐड करना है। जो पेरेंट जो चेन होगा उसके साथ प्रीफिक्स में ऐड कर सकते हैं या फिर सफिक्स में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट मेथड है कि इसमें अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर दिए होते हैं तो उसे क्या करना है, उसके साथ ऐड करना है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से डिनोट किया जाता है ताकि पता चले कि कितने एलिमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है, प्रोपेन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोपेन। और इसके साथ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल ग्रुप और एक है OH। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को क्या करना था, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे क्या करना था, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, मिथाइल है, तो इसे क्या कर सकते हैं कि प्रीफिक्स में भी लगा सकते हैं, सफिक्स में। तो यहाँ पे क्योंकि सारे में प्रीफिक्स में ही लगाए हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो मिथाइल ग्रुप है उसका नंबरिंग क्या है, ये सेकेंड नंबर के कार्बन पे है, जो पेरेंट चेन है उसके सेकेंड नंबर पे है, तो 2 हो जाएगा, 2 मिथाइल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल और क्या है, प्रोपेन, और एक बचा क्या, फंक्शनल ग्रुप का बचा OH, तो OH को भी लिखेंगे 2 ओल। इस तरह से ये नंबर ये हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following is a straight chain alkyl carboxylic acid with the chemical formula CH3CH2CH2CO2H? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2CO2H के साथ एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर एग्जैक्ट नेम नहीं भी पता है तो आप इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। और यहाँ पे ब्यूटेन के नेम से कौन सा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटारिक एसिड। तो इस तरह से आंसर कर सकते थे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट 10 कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नेमिंग क्या है।
तो अगर एक कार्बन होगा तो मेथेनोइक एसिड, 2 होंगे तो इथेनोइक एसिड, इस तरह से 3 होंगे तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 होंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 होंगे तो पेंटेनोइक एसिड, 6 होंगे तो हेक्सानोइक एसिड, 7 होंगे तो हेप्टेनोइक एसिड, 8 होंगे तो ऑक्टेनोइक एसिड, और 9 होंगे तो नोनाइक एसिड, और 10 होंगे तो डेकानोइक एसिड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट 4 जो एसिड है उसके बारे में उसका कॉमन नेम और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है मिथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं HCOOH से। एक कार्बन है इसमें, इसलिए हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। और दूसरा है इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है एसिडिक एसिड, और इसमें 2 कार्बन वाले होंगे CH3COOH। उसके बाद है प्रोपेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपेनोइक एसिड, और इसमें कार्बन कितने होंगे, तो इसमें 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। उसके बाद है ब्यूटेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटेरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है CH3CH2 का होल ट्वाइस COOH। तो ब्यूटेरिक एसिड है, यानी इसमें 4 कार्बन होंगे, तो ये 4 कार्बन का ग्रुप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकेल विथ हैलोजन्स। न्यूलैंड ने किस संगीत नोट में धातुओं कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के साथ रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डू के म्यूजिकल नोट में कोबाल्ट और निकल को रखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूलैंड का जो नोट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उसके ग्रुप को देख सकते हैं। सा है यानी उसे डू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट, निकल है और ब्रोमीन है। इसी तरह से जितने भी म्यूजिकल नोट है, रे गा मा प ध नी, इसमें रे मी फा सो ला टी है। तो इसमें जितने भी ग्रुप बनाए गए हैं एलिमेंट्स का, उसे आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं टेबल से। अब जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है उसके कुछ लिमिटेशंस है, उसे देख लेते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट था न्यूलैंड का, उसमें ये फॉलो नहीं करता था, लाइटर एलिमेंट के लिए ये वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद दूसरा लिमिटेशन है कि इसमें जो न्यूलैंड ने ये किया था, म्यूजिकल नोट में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वहाँ पे सेम ही म्यूजिकल नोट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जो अलग अलग प्रॉपर्टी के भी प्रेजेंट थे। जैसे कि जो डू वाले ये म्यूजिकल नोट है उसमें जो कोबाल्ट और निकेल है वो अलग अलग प्रॉपर्टी के हैं, और बाकी सारे क्या हैं, हैलोजन्स हैं। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या है, अलग है, और बाकी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वो क्या है, हैलोजन्स है। तो एक ही म्यूजिकल नोट के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को भी इन्होंने अरेंज कर दिया था, तो ये इनका लिमिटेशन है। उसके बाद है ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, वो नए नए जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उसके लिए ये काम नहीं कर रहा था, तो ये भी ड्रॉबैक का कारण था न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लैटिनम सरफेस इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। गर्म प्लैटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का फटन उच्च दबाव पर एक डैश क्रम प्रतिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा, ये कैसा रिएक्शन कहलाता है, ये कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है अमोनिया का हॉट प्लैटिनम सरफेस पे, वो एक आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंडर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो रेट होता है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। यानी कि रिएक्टेंट अगर आप बढ़ाओ या फिर कम करो, उस पे उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे असर नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये जो है ग्राफ ये दिखा रहा है कि रेट क्या है, यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम है जो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो रेट है वो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या कैसा आता है रिएक्शन। तो कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज्ड किए जाते हैं, वैसे रिएक्शन भी आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और कुछ रिएक्शन वैसे होते हैं जो मेटल सरफेस पे होते हैं, वो भी आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लैटिनम सरफेस पे, अमोनिया टूट रहा है किसमें, N2 और H2 में। तो सपोज ये प्लैटिनम सरफेस है, यहाँ पे अमोनिया को डाला जा रहा है, NH3 को डाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NH3 टूट रहा है किसमें, N2 और H2 में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सरफेस है अमोनिया का,
जो ये सॉरी प्लैटिनम का ये सरफेस है प्लैटिनम का, वहाँ पे क्या होगा, जो N2 है और H2 है वो एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो ये जब ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता जाएगा N2 और H2। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज़्यादा NH3 डालेंगे उतना ज़्यादा N2H2 बनेगा, और वो उतना ज़्यादा जो प्लैटिनम सरफेस है वो एब्जॉर्ब करेगा, और कम डालेंगे तो कम एब्जॉर्ब करेगा। तो स्टार्टिंग केस में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, ज़्यादा डालने पे ज़्यादा होगा रेट और कम डालने पे कम होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये प्लैटिनम सरफेस है वो सेचुरेटेड हो जाता है, यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा N2H2 को, उसके आगे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेचुरेट हो जाएगा, ये मैक्सिमम फिल्ड हो जाएगा N2H2 से, और उसके बाद ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा N2H2 को। तो ज़्यादा भी दोगे तब भी, और या फिर कम भी दोगे तब भी रेट जो होगा रिएक्शन का कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जो प्लैटिनम सरफेस है वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, वो सेचुरेटेड हो जाएगा एक टाइम के बाद। इसीलिए उस टाइम के बाद ये रिएक्शन जो क्या है, क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट ही रहते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। ये किस में टूटता है, N2 और O2 में। नाइट्रस, इसका भी रिएक्शन किस पे होता है, प्लैटिनम सरफेस पे ही होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Au इज द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। Au निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड का। तो गोल्ड का होता है Au, एल्युमिनियम का होता है Al, सिल्वर का होता है Ag और आर्गन का होता है Ar। इस तरह से ये सारे जो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं वो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टू विच ग्रुप डू alkaline अर्थ मेटल्स सच एज रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम बिलोंग। रेडियम, बेरियम एंड तथा स्ट्रोंटियम जैसे क्षारीय मृदा धातुएं किस वर्ग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्रुप 2A से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ग्रुप होगा जो एल्कली मेटल होगा, कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, कौन सा मेटलॉइड होगा, ये सभी को देखेंगे। तो ग्रुप 1 है, ये O1 है, ये क्या कहलाता है, ये रेड कलर में है, ये कहलाता है अल्कली अर्थ मेटल, ये अल्कली अर्थ मेटल है ग्रुप 1। ग्रुप 2 है जो ऑरेंज कलर में है, ग्रुप 2 ये जो है ये कहलाता है क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रुप 2 एक को कौन से ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम आता है। तो ये ग्रुप 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या याद रखना है कि ये जो ब्लू कलर में है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ये कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है, डी ब्लॉक है। ये जो 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप है वो आता है डी ब्लॉक में, और पहला और दूसरा जो ग्रुप है वो आता है एस ब्लॉक में, और जो 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स हैं ये आते हैं कौन से ब्लॉक में, ये आते हैं पी ब्लॉक में। तो ये याद रखना है SPD, और ये जो है लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड ये आते हैं एफ ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक भी याद रखना है। तो ट्रांजिशन मेटल्स किस में आते हैं, डी ब्लॉक में, जो कि ग्रुप है 3 से लेकर 12 तक। उसके बाद याद रखना है मेटलॉइड्स के बारे में, जो ब्राउन कलर में है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा आ जाएगा मेटलॉइड में, ब्राउन कौन कौन सा है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम और एस्टेटाइन है, ये सभी आते हैं मेटलॉइड में। उसके बाद है क्या याद रखना, नोबल गैस के बारे में याद रखना है। तो ग्रुप 18 जो है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सभी किस में आते हैं, ग्रुप 18 में, और ये कहलाते हैं नोबल गैस। और इसे मोनो एटॉमिक गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये सिर्फ सिंगल एटम्स के फॉर्म में ही स्टेबल करते हैं। तो ये हो गया नोबल गैस। उसके बाद याद रखना है ग्रुप 17 के बारे में, ये सभी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी है, ये कहलाते हैं हैलोजन्स। तो ये हो गए सारे ग्रुप्स अलग अलग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटलॉइड है। तो अभी आपने देखा मेटलॉइड कौन कौन से हैं, अभी देखा था बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटाइन, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन, ये सभी क्या है, मेटलॉइड है। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द कॉज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज द।
रिडॉक्स प्रतिक्रिया का कारण है क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दो रिएक्टेंट के बीच में, उससे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो और ये रिडक्शन भी हो। तो इसके बारे में भी मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड किया जाता है अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए। तो मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया है, तो उस वीडियो को आप ऐसे साइंस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं डिटेल में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन भी होते हैं, रिएक्शन भी होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देती हूँ। ऑक्सीडेशन अगर है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ इसे ये लूज करेगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गेन करता है। जो जिस एलिमेंट का रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस तरह से देखेंगे, तो इस तरह से बोलेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है किसका? सोडियम का और फ्लोरीन का। यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, 2, 4, 6 और 1, 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम जो है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी फ्लोरीन को दे देगा। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला है। तो इस तरह से सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कहेंगे इसका क्या हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सोडियम है वो क्या हो रहा है? सोडियम जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फ्लोरीन जो है रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इसे ही कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर? ओजोन परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो अब हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी लेयर्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन से लेयर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे जो भी लेयर्स है एटमॉस्फेयर का उसके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। इसका जो हाइट होता है वो कहाँ तक होता है? अर्थ के सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक होता है। और अगर पोल से देखें तो ये 10 किलोमीटर तक होता है, क्योंकि जो इक्वेटर होता है ये यहाँ पे होता है अर्थ पे, और जो पोल होता है इसके ऊपर होता है, इसलिए पोल से कम डिस्टेंस होता है। तो पोल से 10 किलोमीटर और इक्वेटर से 12 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फेयर। और जो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वेदर फिनोमेना होता है, मोस्टली वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। इसका हाइट होता है 50 किलोमीटर तक, यानी 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक हो गया ट्रोपोस्फेयर। अब 12 किलोमीटर के बाद 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस तरह से ऊपर की तरफ इंक्रीज होता जाता है हाइट। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या होते हैं? तो इसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मेसोस्फेयर। यहाँ पे इसका हाइट कितना तक होता है? ये 85 किलोमीटर तक होता है। इसमें जो मेटियोर्स होते हैं वो बर्न होते हैं, और ये कोल्डेस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेयर में। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। ये मेसोस्फेयर के ऊपर का होता है लेयर, और इसमें टेम्परेचर जो होते हैं हाई होते हैं। और इसके बाद जो इसका हाइट होता है वो 600 से लेकर 800 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे ऑरोरा अकर्स होता है। ऑरोरा क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक फिनोमेना अकर होता है, उसे कहते हैं ऑरोरा। यहाँ पे एक कलरफुल फिनोमेना अकर होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण।
उसे कहते हैं ऑरोरा, और ये होता है थर्मोस्फेयर में। उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एक्सोस्फेयर, जिसका हाइट होता है अप टू 10,000 किलोमीटर्स तक। और ये इस तरह से इसके बाद एक्सोस्फेयर के बाद स्पेस में इंटर करना शुरू हो जाता है, आगे का जो एरिया होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटिनम ऑन बैरियम सल्फेट PDBaSO4 इज ऑल्सो नोन एज। बैरियम सल्फेट पर प्लेटिनम को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोजमैन कैटलिस्ट के नाम पे से इसे जाना जाता है। तो रोजमैन कैटलिस्ट होता क्या है? रोजमैन कैटलिस्ट बोलते हैं किसे? जो PDBaSO4 है उसे कहते हैं रोजमैन कैटलिस्ट। और रोजमैन कैटलिस्ट रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि एसाइल क्लोराइड है, यानी कि जो एसिड क्लोराइड है उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, और किसका यूज करके? तो हाइड्रोजन गैस का। और एक कैटलिस्ट होता है पैलेडियम कैटलिस्ट, जिसमें पैलेडियम बैरियम सल्फेट के साथ होता है। उस कैटलिस्ट का यूज करके जो एसिड क्लोराइड है उसे कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एसिड क्लोराइड है और ये रेड्यूस हो गया एल्डिहाइड में। अब रेड्यूस कैसे हुआ? तो एसिड क्लोराइड में देख सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया? H ऐड हो गया। और हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो क्या बोलते हैं? उसका रिडक्शन हो रहा है। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। अब किसके प्रेजेंस में? तो H2 और रोजमैन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और रोजमैन कैटलिस्ट किसे बोलते हैं? पैलेडियम बैरियम सल्फेट को। और यहाँ पे HCl का भी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है ऑप्शन में दिया हुआ हिलमैन कैटलिस्ट रिएक्शन। ये क्या होता है? तो इसे ब्लिस हिलमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसके बीच में? तो अल्फा पोजीशन ऑफ एन एक्टिवेटेड एल्कीन। तो ये है एक्टिवेटेड एल्कीन, अल्फा पोजीशन एक्टिवेटेड एल्कीन है। और कार्बोनिल ऑफ एन एल्डिहाइड, और ये है एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोनिल किसे बोलते हैं? तो एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप में रखा जाता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का यूज किया गया था। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड OH से। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे ये एक्टिवेटेड एल्कीन है। तो और अल्फा पोजीशन कब बोलते हैं? तो ऐसा कार्बन जिसके साथ अगर दूसरा कार्बन जो अटैच है और इसके साथ हाइड्रोजन जो होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऐसा ये होना चाहिए, अल्कीन होना चाहिए जिसमें अल्फा पोजीशन होना चाहिए। वैसे एल्कीन और एक एल्डिहाइड को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसमें न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्कीन और एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये एक DABCO एक कैटलिस्ट है, उसके प्रेजेंस में होता है। तो ये होते हैं बेलिस हिलमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है कैनिंजारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है? तो ये जो रिएक्शन होता है वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी होंगे और ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड को यूज करना है जो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी कि देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड एग्जाम्पल में लिया गया है, ये जो कार्बन है इसके साथ दूसरा कार्बन अटैच्ड नहीं है। और जब तक दूसरा कार्बन नहीं अटैच्ड होगा तब तक उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि इस कार्बन से अगर एक दूसरा कार्बन अटैच्ड होता और इसके साथ अगर हाइड्रोजन होता तभी हम लोग बोलते कि ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है इसमें प्रेजेंट, उसके साथ एक भी दूसरा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ कार्बन नहीं है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। अगर कार्बन इसके साथ होता तभी बोलते इसको कि ये अल्फा क्या है, हाइड्रोजन है। और अगर नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस जो कैनिंजारो रिएक्शन जो होता है
उसमें ऐसा एल्डिहाइड को लेना है जो कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब इसे कैटेलाइज किया जाता है किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। और कॉमनली कौन सा बेस को यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया गया है। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो किस में ऑक्सीडाइड हो गया, सोडियम फॉर्मेट में। और ऑक्सीडाइज कैसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब जो NaOH है ये रेड्यूस होता है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि एक क्या है कि इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। अगर हाइड्रोजन जो ऐड होता है उसे कहते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीजन ऐड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है, इसलिए इसे कलिंजारो रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो इसमें याद रखना है कि ऐसे एल्डिहाइड को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। नेक्स्ट है एडोल कैटलिस्ट रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो बेस भी हो सकते हैं या फिर एसिड भी हो सकते हैं। इसके पहले जो भी रिएक्शन थे उसमें या तो कैटलिस्ट एसिड थे या फिर बेस थे, लेकिन इसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बेस भी हो सकते हैं कैटलिस्ट या फिर एसिड भी हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है किसके लिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, यानी एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि दो एल्डिहाइड या फिर दो कीटोन को क्या किया जाता है, कंडेंस करवाया जाता है। उसमें क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में। तो और ये दोनों को कंडेंस करवाया जाता है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली हो सकते हैं, यानी कि डाइल्यूट बेस हो सकते हैं या फिर डाइल्यूट एसिड हो सकते हैं, उसके प्रेजेंस में कंडेंस करवाया जाता है। और ये क्या बनाते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा तो बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन होगा तो बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पे क्या इथेनॉल है यानी एल्डिहाइड है, तो दो एल्डिहाइड को लिया गया है और यहाँ पे दो कीटोन को लिया गया है, और इसमें कीटोन कौन सा है, प्रोपेनोन है। तो ये दोनों को क्या करवाया जा रहा है, कंडेंस करवाया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो दोनों को कंडेंस करवाया गया, तो ये क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड इथेनॉल को कंडेंस करवाया गया तो बनाया इसमें क्या बना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल या फिर से बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। और प्रोपेनोन को अगर कंडेंस करवाया गया तो ये क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये बना रहा है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है कि दोनों में कंडेंसेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और ये कंडेंस हो जाते हैं। और इसमें एक और कंडीशन बोल रहा है कि इसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे कि इसके पहले क्या था, जो कलिंजारो रिएक्शन जो था उसमें क्या था कि बिना अल्फा हाइड्रोजन का ये होना चाहिए। इसमें जो एल्डिहाइड था वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के होने चाहिए, लेकिन जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके जो पास वाले जो कार्बन है इसके साथ ये जो कार्बन होगा यानी फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH है, ये C डबल बॉन्ड O और H है, ये कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन होना चाहिए और इसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस तरह का कंडीशन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। When haloalkanes and aryl and vinyl halides react with मैग्नीशियम मेटल दे yield which reagent। जब हेलोएल्केन और एराइल और वेनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे कौन सा अभिक्रमक प्राप्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें होता क्या, हेलोएल्केन्स यानी कि ऐसा कार्बन चेन जैसे कि CH3 है और ये CH2 हो जाएगा और इसके साथ एक X ऐड होगा, X यानी हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब होंगे। तो ये हेलोएल्केन्स हो गया। या फिर एराइल हैलाइड, तो एराइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ एक हैलाइड ऐड है। या फिर विनाइल हैलाइड,
यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो अगर ये CH2 है, इसमें डबल बॉन्ड है CH और इसमें एक X ऐड है, तो ये कहलाता है विनाइल। तो ये विनाइल हैलाइड हो गया, ये हेलोएल्केन हो गया और ये हो गया एराइल हैलाइड। तो इस तरह का जो भी होगा इसके साथ अगर मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें कौन सा रिएजेंट बनता है? इसमें बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं RgMx से। इसमें R क्या होता है? अल्काइल या फिर एराइल। अल्काइल यानी कि जो स्ट्रेट चेन होता है कार्बन का वो, और एराइल यानी कि बेंजीन रिंग। तो R का मतलब ये हो गया। फिर X होता है क्या? हेलोजन, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अब ये जो एल्काइल और एराइल हैलाइड हैं वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं और किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं? ईथर या फिर इसे बोलते हैं THF, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है R को यानी अल्काइल ग्रुप को या फिर एराइल ग्रुप को एल्डिहाइड या फिर कीटोन में ऐड करने के लिए। और ये जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन में ऐड होते हैं तो ये क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। और इसका यूज नए कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाने में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? एराइल हैलाइड है, बेंजीन रिंग है तो, और ये विनाइल ब्रोमाइड है। ये विनाइल हो गया, ये एराइल हो गया। एराइल यानी बेंजीन रिंग होगा। तो ये दोनों को रिएक्शन करवाया जा रहा है मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इसमें विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका यूज किया जाता है कीटोन या फिर एल्डिहाइड में R को ऐड करने के लिए और अल्कोहल को बनाने के लिए। तो ये कीटोन है, कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? C डबल बॉन्ड O से। तो ये कीटोन है यहाँ पे। अब इसमें ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये एसिड है, ये दोनों को प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है? कीटोन में R को ऐड किया जा रहा है। तो ये कीटोन में क्या हुआ? R ऐड हो गया। R कहाँ से आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। और ये H है वो कहाँ से आया? तो ये एसिड में सपोज अगर HCl लेंगे तो इसका H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये R और H ऐड होकर कीटोन से क्या बन गया? टर्सरी अल्कोहल बन गया। अब टर्सरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन है इसमें 3 कार्बन अटैच्ड हैं, इसीलिए इसे बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल। और ये है मैग्नीशियम सॉल्ट। उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसमें क्या होता है? तो हिंसबर्ग रिएजेंट को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग सेपरेट करना। तो अमाइन यानी इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अमाइन यानी NH2 हो जाएगा, NH2। और अमोनिया एक होता है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं NH3 से, और एक होता है अमोनियम यानी NH4। तो यहाँ पे अमाइन की बातें की जा रही है, तो इसमें क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिफरेंशिएट किया जाता है। अब ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये एक विस्कस और कलरलेस ऑयल होता है और इसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। इसका इस रिएजेंट का काम क्या होता है? ये जो रिएजेंट हैं वो अलग अलग अमाइन के साथ, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, अलग अलग अमाइन के साथ अलग अलग तरह से ये रिएक्शन करते हैं और सल्फोन अमाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है यानी जो क्या है, कौन सा रिएजेंट है? हिंसबर्ग रिएजेंट है। वो जब अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सल्फोन अमाइड्स, और ये जो सल्फोन अमाइड्स है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है SO2NH ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सल्फोन अमाइड्स है जो अल्कली के साथ जब रिएक्शन करता है, इसे मिक्स किया जाता है अल्कली के साथ। तो ये डिपेंड, इसका जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है अमाइन पे। यानी प्राइमरी अमाइन होगा तो उसके साथ अलग रिएक्शन दिखाएगा, अलग सॉल्युबिलिटी दिखाएगा। सेकेंडरी अमाइन होगा तो ये अलग सॉल्युबिलिटी दिखाएगा, और टर्सरी होगा तो अलग। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि प्राइमरी अमाइन है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं RNH2। प्राइमरी है तो इसमें सिंगल कार्बन अटैच्ड होंगे। तो इसे जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया गया तो ये बनाता है क्या? सल्फोन अमाइड्स। तो ये जो सल्फोन अमाइड्स है ये सॉल्युबल होता है अल्कली में, तो इससे पता चल पाता है कि ये प्राइमरी अमाइन है।
अब जो सेकेंडरी अमाइन होगा वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में, तो इससे पता चल पाता है कि ये सेकेंडरी अमाइन है। और टर्सरी अमाइन जो होता है वो रिएक्शन ही नहीं दिखाता, इसलिए इससे पता चल पाता है कि ये टर्सरी अमाइन है। इस तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया था टोलेंस रिएजेंट। ये क्या होता है, तो टोलेंस रिएजेंट है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से AgNH3 होल ट्वाइस OH, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है टोलेंस रिएजेंट को। अब ये जो टोलेंस रिएजेंट है उसे वो जो है वो यूज किया जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करता है टोलेंस रिएजेंट के साथ, और ये क्या करता है, और इसमें क्या होता है जब टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइड हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो सिल्वर आयन है, और जो टोलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर आयन प्रेजेंट है वो रिड्यूस्ड होकर मेटेलिक सिल्वर कलर देता है, और ये जो सिल्वर प्रेसिटेट है वो डिपॉजिट हो जाता है जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उसके वॉल्स पे, और इस तरह से ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो इसीलिए टोलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट में, जिससे पता चल पाता है कि ये एल्डिहाइड है। तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया गया, फॉर्मल्डिहाइड है ये, इसको रिएक्ट करवाया गया टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड, और ये जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो जाता है कंटेनर के वॉल पे, और ये दिखाता है सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो इससे पता चल पाता है एल्डिहाइड का प्रेजेंस पता चल पाता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है टोलेंस रिएजेंट के हेल्प से। और ये जो कीटोन है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, ये रिएक्शन नहीं करता टोलेंस रिएजेंट के साथ, इसलिए पता चल पाता है कि वो कीटोन है। इसके बाद ऑप्शन में दिया गया है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो यूज किया जाता है एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करने के लिए, यानी एल्डिहाइड कौन सा है कौन सा कीटोन है इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंग्स रिएजेंट का यूज किया जाता है, फेलिंग्स टेस्ट का सॉरी। और एलिफैटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंग टेस्ट का यूज किया जाता है। अब ये होता क्या है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन A जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, और एक होता है सॉल्यूशन B जिसमें रोचेल सॉल्ट होता है। तो रोचेल सॉल्ट ये होता है पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट, तो A है जिसमें कॉपर सल्फेट रहेगा और B है जिसमें रोचेल सॉल्ट होगा, रोचेल सॉल्ट और इसमें कॉपर सल्फेट। तो दोनों को ही अगर अलग अलग NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ और एक रोचेल सॉल्ट कॉपर सल्फेट के साथ, तो दोनों ही कंडीशन में एक फेलिंग्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों का फिर यूज किया जाता है आगे डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड को कीटोन से और एलिफैटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से। तो यहाँ पे फिर आगे क्या है कि उस तरह से होता है, तो जब एल्डिहाइड के साथ फेलिंग्स टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें जो डीप ब्लू कलर होता है क्यूपरिक आयन का, यानी कि अगर जो A वाला है A के साथ जो फेलिंग्स टेस्ट करवाया जाएगा, यानी जिसमें कॉपर सल्फर है उसके साथ, तो उसके साथ जब एल्डिहाइड को मिलाएंगे तो उसमें जो क्यूपरिक आयन है जो ब्लू कलर दे रहा था वो क्या कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, वो रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से जो एल्डिहाइड होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो एग्जाम्पल में है एसिल्डिहाइड, और इसके साथ ऐड किया गया फेलिंग्स सॉल्यूशन, और इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऐड करने के बाद क्या हुआ कि जो एसिल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होकर, और ये जो क्यूपरिक आयन था जो ब्लू कलर दे रहा था वो कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, जो कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इस तरह का रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाने से क्या पता चल पाता है कि ये एल्डिहाइड का यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है। और इसके बाद जो कीटोन होता है वो रिएक्शन नहीं करता फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो पता चल पाता है कि ये कीटोन है। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है फेलिंग सॉल्यूशन से, तो इससे पता चल पाता है कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस तरह से ये जो फेलिंग्स टेस्ट है वो यूज किया जाता है सिर्फ एल्डिहाइड को पता करने के लिए, और इसके साथ कीटोन का और एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके साथ रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंबशन एज अ केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द 18th सेंचुरी दैट एक्सक्लूडेड फ्लोजिस्टोन थ्योरी। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसने फ्लोगिस्टोन सिद्धांत को बाहर रखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
एंटोनी ट्वाइन लेवोजियर ने। तो इन्होंने ये थ्योरी ऑफ कंबसन को दिया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने 18वीं शताब्दी में एक थ्योरी को डेवलप किया जो कि था थ्योरी ऑफ कंबसन। इसमें उन्होंने क्या बताया कि ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि जो बर्निंग सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वो वहाँ पे कंबसन होता है। इसके बारे में एंटोनी लेवोजियर ने बताया था। इन्होंने एक थ्योरी ऑफ कंबसन को लाने से पहले एक फ्लोजिस्टोन थ्योरी था, उसे रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसमें बताया गया था कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो एक फ्लोजिस्टोन नेम का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं बर्निंग करने के टाइम पे, जलने के टाइम पे फ्लोजिस्टोन सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। लेकिन इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है कंबसन के लिए और रिस्पिरेशन के लिए। और इस तरह से उन्होंने अपने जो थ्योरी ऑफ कंबसन है उसको समझाया और इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटे सोने की पन्नी का उपयोग किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने यूज किया था 1000 एटम्स वाले थिक गोल्ड फॉइल को। तो ये जो है रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये जो सेटअप है यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा पार्टिकल होता है क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हीलियम 2+ को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यानी हीलियम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन को तो ये कहलाता है अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और ये जो है गोल्ड फॉइल है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो एटम था वो गोल्ड फॉइल का वो कितना थिक था, 1000 एटम का बना हुआ था, वो थिक था। इन्होंने जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो पहले ही हो चुका था। तो इन्होंने जब क्या किया कि यहाँ पे जब बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल पे, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि जब बम्बार्डमेंट हुआ तो क्या हुआ कि ये जब अल्फा पार्टिकल इस पे टकराया तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गए, सीधे चले गए। कुछ है जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए और कुछ है जो कंप्लीट रिटर्न बैक हो गए। तो ये 3 फेनोमेना देखने के लिए मिला इनके एक्सपेरिमेंट में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्ट्रेट लाइन पे चला गया अल्फा पार्टिकल, उसका मतलब क्या है कि ये जो एटम है सपोज, इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेट लाइन चला गया यानी कि यहाँ पे जो स्पेस है वो एम्प्टी है, यानी कि वहाँ पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से एम्प्टी है। और यहाँ कुछ है जो क्या हुआ कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल है इस तरह से डेविएट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे तभी तो, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूक्लियस भी कैसा होता है, पॉजिटिवली, यहाँ न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो उसके इफेक्ट से क्या होगा कि ये थोड़ा डिविएट होगा अल्फा पार्टिकल है जो, और कुछ हैं जो बिल्कुल रिटर्न हो गए हैं सेम पाथ पे। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड होगा इस तरह से, तभी तो क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल रिटर्न हो गए। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो एटम होता है उसमें, एटम में क्या होता है कि एटम में एक टाइनी न्यूक्लियस होता है जहाँ पे मोस्टली उसका पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड होता है सेंटर पे न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है और जो ये स्पेस है वो एम्प्टी है। तो इलेक्ट्रॉन फिर रहेगा कहाँ पे, तो ये कहाँ पे होगा, बाउंड्री पे होगा। इसके बारे में रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट में। इस तरह से आप ये कंप्लीट सारे फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं PDF में। चलते हैं आगे। वैसे मैं जितने भी एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में एक अलग वीडियो लाऊंगी, जितने भी मॉडल्स आए सभी अलग अलग साइंटिस्ट के, उसके बारे में।
आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following gases emits red light when electricity is passed through it? निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाल प्रकाश का उत्सर्जन करती है जब बिजली से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नियॉन। तो नियॉन जो है वो एक तरह का नियॉन जो है गैस है जो कि रेड लाइट को इमिट करता है जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है इसके थ्रू। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन के एटम में, वो जब इलेक्ट्रिक करंट नियॉन से पास करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो नियॉन एटम के अंदर जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। सपोज कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेवल है, एनर्जी लेवल। तो ये क्या होगा कि जब नियॉन के अंदर जो एटम्स हैं, नियॉन के अंदर जो एटम्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करवाया जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिक भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और ये एक्साइटेड होकर ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे। सपोज इस पे चले आए और जब ये एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये फिर रिटर्न बैक करेगा, इसका ओरिजिनल जो लेवल है उस पे आएगा। तो जब रिटर्न बैक करता है इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल लेवल पे आने के लिए, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है वही एक कलर प्रोड्यूस करता है जो कि होता है रेड कलर। तो यही फेनोमेना होता है किसमें, नियॉन एटम्स के साथ, और इसी के कारण इसमें रेड कलर लाइट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पाद बनता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिंक सल्फेट। तो जिंक क्योंकि ये क्या है, मेटल है, इसके साथ अगर एसिड को रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 को तो ये क्या बनाएगा ZnSO4 और प्लस H2 बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जहाँ पे इस तरह का रिएक्शन करने के लिए बोला जाएगा जिसमें एक मेटल होंगे और एक एसिड होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है रिप्लेस हो जाता है किससे, मेटल से, और इसके साथ क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द केमिस्ट्री इन 1789? 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोला गया था, जो कि बनाया गया था किसके द्वारा, एंटोनी लेवोजियर के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, बनाया गया था। कौन से ईयर में, 1789 में। इसमें क्या था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन के पहले, वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन अभी मैंने किया जिंक सल्फेट का, यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक प्लस H2SO4 और ये बना रहा था ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो रिएक्टेंट है उसका मास टोटल और जो प्रोडक्ट है उसका मास टोटल दोनों इक्वल होते हैं, ये बोला जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लेकिन जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होने चाहिए, यानी कि अगर जिंक का इधर एक एटम है तो इधर भी एक एटम, SO4 है SO4, H2 तो H2, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी मास रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के सेम होते हैं। क्योंकि मास जो होता है क्रिएट भी नहीं किया जाता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये एप्लीकेबल है दोनों ही चेंज पे, यानी केमिकल चेंज पे भी और फिजिकल चेंज पे भी। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दिया गया किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में। इसमें बताया गया है कि 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं और बनाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स, तो उसमें जो मास होता है एक एलिमेंट का वो फिक्स्ड होता है और दूसरे का चेंज होता है। लेकिन जो उसका रेशियो होता है वो सिंपल होल रेशियो होता है, होल नंबर के रेशियो में होता है। सपोज कि एक CO है और एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन जो है वो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। लेकिन जो इसका रेशियो है, जैसे कि 1:1 है कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 है। तो इसमें जो रेशियो होगा वो क्या होगा,
एक सिंपल होल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये दिया गया है जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा 1794 में। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं बाई मास, वो चाहे किसी भी सोर्स से लिया जाए या फिर वो किसी भी साइज का हो। यानी कि अगर सपोज H2O को हम लोग किसी भी सोर्स से लेंगे, किसी पॉन्ड से लेंगे, रिवर से लेंगे या फिर कहीं से भी हम लोग वाटर को लाएंगे, तो उसमें जो H2O है उसका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो हमेशा बाई मास सेम होगा। यानी हाइड्रोजन का कितना होगा, ये 2 होगा मास, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे 1:8 जो आएगा वो हमेशा किसी भी सोर्स से अगर वाटर लेंगे तो ये इसी रेशियो में होगा उसका मास। तो ये होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी भी एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा कर ले जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है, और वो जब नीचे गिरती है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which polyatomic ion compound is a white crystalline powder used in fire extinguishers and to neutralize acids and bases? कौन सा पॉलीएटॉमिक आयनिक यौगिक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और एसिड और बेस को बेअसर करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि यूज किया जाता है एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे जब हीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, और ये जनरली इलेक्ट्रिक फायर में यूज किया जाता है। और ये एसिड बेस को इसीलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जिसका नेचर एसिड के जैसा भी काम करे और वो बेस के जैसा भी काम करे, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट कंस्टिट्यूट द डैश। संक्रमण तत्व वो तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, वो कौन से ब्लॉक में होते हैं, वो होते हैं डी ब्लॉक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में कि जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक का एलिमेंट है जो किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो ये मैग्नीशियम है और ये OH है। OH का कैसा चार्ज होता है, -1, तो ये 1 हो जाएगा, और मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 होता है। तो इसे क्रॉस किया जाता है इस तरह से, इसका जो मैग्नीशियम का जो चार्ज है वो OH के पास चला जाएगा वैलेंसी, और OH का हो जाएगा जो मैग्नीशियम के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा फार्मूला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 MgOH का होल ट्वाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज। ग्रिग्नार्ड अभिक्रामक को इस प्रकार दर्शाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CH3 MgCl। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिटेल में बताया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ की X जो होता है हाइड्रोजन होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R जो होता है वो एराइल हो सकता है या फिर अल्काइल हो सकता है, यानी स्ट्रेट कार्बन चेन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड वहाँ पे हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे मैंने 21 नंबर क्वेश्चन में जो Mg का आप लोग सोच सकते हैं कि इसका 2 और 1 कैसे आया, तो OH पे चार्ज कैसा होता है याद रखना है आपको, -1, और मैग्नीशियम का मैंने कैसे 2 निकाला वैलेंसी इसका, तो और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसे अगर लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा 2, 8 और 2। तो ये जो 2 होगा वो लूज करेगा, और ये मेटल है
तो इसीलिए इसका 2 हो जाता है, वैलेंसी पॉजिटिव हो जाता है इसका वैलेंसी +2। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 2 फाइंड किया था। उस तरह किसी भी एलिमेंट का आप लोग वैलेंसी इस तरह से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। इसके लिए आप लोग को एटॉमिक नंबर लेकिन याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गेट रिलीव्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 H2। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 को तो क्या हो जाएगा, ये मेटल है और ये H2SO4 एसिड है, तो मेटल जो है रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और ये क्या बना देगा, ये क्या बनाएगा MgSO4 + H2। क्योंकि मेटल जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा गैस कौन हाइड्रोजन गैस नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बताया था कि कौन सा ग्रुप को कौन सा नेमिंग किया गया है। तो उसमें जो ग्रुप 17 था उसमें हेलोजन गैस प्रेजेंट है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजन गैस थे। तो इसमें जो हीलियम है वो हेलोजन गैस नहीं होगा। हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है जो कि ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट होता है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 18 में वो नोबल गैस होते हैं, यानी कि वो स्टेबल होते हैं वो, और उसे मोनो एटॉमिक गैस भी बोला जाता है क्योंकि वो सिंगल एटम में ही स्टेबल होते हैं, उसे किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। जो हीलियम है मोनो एटॉमिक है, नोबल गैस है, ये हेलोजन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। The chemical formula of glucose is C6H12O6. The weight percentage of carbon in glucose is। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का वजन परसेंटेज क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40। अब 40 किस तरह से आएगा वो देखेंगे। तो कार्बन का जो क्या होगा, तो सबसे पहले जो C6H12O6 है उसका टोटल वेट निकालेंगे। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, कार्बन का है, कार्बन कितना एटम है इसमें 6 है और कार्बन के एक एटम का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका डबल कर देंगे। जनरली डबल ही किया, जनरली किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल करके एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो कार्बन का हो जाएगा 12 एक एटम का, तो 6 एटम का हो जाएगा 12 × 6, ये हो जाएगा 12 × 6। प्लस करेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है, एक एटम का क्या होता है मास, हाइड्रोजन का 1 होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है इसलिए एक ही होता है इसका प्रोटॉन सिर्फ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 और इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 12 एटम है। और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 इंटू और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आइटम है 6 है, तो इसे टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72 + 12 प्लस कितना हो जाएगा 96। तो ये कितना निकल कर आएगा, टोटल 180 निकल कर आएगा। अब क्या करना है, कार्बन का परसेंटेज निकालना है मास का। तो कार्बन का कितना होगा, 72 है तो 72 बाई कितना लिखेंगे 180 लिखेंगे इंटू 100। अब इसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 4 जा 72 और ये 0 से 0 कैंसिल, बचा हुआ कितना 40, तो 40% हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्बन का कितना हो जाएगा मास का परसेंटेज 40%। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो अब हम लोग चेक करेंगे किसे कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, वो किस तरह से चेक करेंगे। तो एसिडिक होने का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड है जो जितना ज़्यादा इजीली H+ आयन को रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसे चेक करने के लिए एक होता है +I इफेक्ट एसिडिटी के लिए और एक होता है -I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट को बोलते हैं पॉजिटिव इंड्यूसिंग इफेक्ट और -I को बोलते हैं क्या बोलते हैं नेगेटिव इंड्यूसिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं इमेज से बताती हूँ। जो +I इफेक्ट होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो ये है प्लस आई इफेक्ट देने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या कहता है, निगेटिव इंड्यूसिंग इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विथड्रॉ करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये कंपाउंड से क्या कर देता है, मॉलिक्यूल से विथड्रॉ करने का काम करता है। तो ये जो है वो दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस आई इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या कर रहा है, इस कंपाउंड पे क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। अब H प्लस क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, H प्लस को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसे रिलीज होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी कम शो करते हैं, यानी इसका एसिडिटी कम होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इस तरह से नेगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये H प्लस आयन को रिलीज जल्दी नहीं करता। जो लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ये इस तरह से विथड्रॉ कर रहा है तो ये जो कंपाउंड है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन H प्लस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो माइनस आई इफेक्ट वाले में क्या होगा, जो H प्लस है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए जो प्लस आई इफेक्ट देने वाले जो ग्रुप होते हैं उसका एसिडिटी कम होता है, और जो माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप होते हैं उसमें एसिडिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट वाले में कौन कौन से हैं। तो प्लस आई इफेक्ट कौन कौन सा देता है, तो इसमें होता है अल्काइल ग्रुप जो CH3 होता है, मिथाइल इथाइल जो भी होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट देने वाला। इससे जब कार्बोनिक एसिड अटैच्ड होते हैं मिथाइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से, तो उसका जो एसिडिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं वो कौन देते हैं, ये कौन देता है, तो ये देता है हेलोजन एटम्स, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सभी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट देने वाले हैं। यानी कि अगर जो फ्लोरीन क्लोरीन ये सभी हेलोजन एटम्स हैं वो अगर कार्बोनिक एसिड से अटैच होंगे तो वो क्या करता है, जो एसिडिटी है उसे इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से याद रखना है कि प्लस आई इफेक्ट होगा वो डिक्रीज करेगा एसिडिटी को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और जो माइनस आई है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सभी में ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में क्या है, अल्काइल अटैच्ड है। जो कार्बोनिक एसिड है यहाँ पे उसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और अल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, ये प्लस आई इफेक्ट देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है, ये आसानी से H प्लस आयन को रिलीज नहीं होने देता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें क्या अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। Which allotrope of carbon was discovered by Robert F. Curl, Harold W. Kroto and Richard E. Smalley in 1985? 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्मॉली द्वारा कार्बन के किस एलोट्रॉप की खोज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरीन की। तीनों साइंटिस्ट ने फ्लोरीन की खोज की थी। तो एलोट्रॉप होता क्या है, तो एलोट्रॉप क्या होता है कि ऐसा कुछ केमिकल एलिमेंट जिसका क्या होगा कि फॉर्म्स तो बदलते रहेंगे लेकिन उसका फिजिकल स्टेट होगा वो सेम होता है। तो वैसे फॉर्म्स को क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कि कार्बन का जो है वो 4 एलोट्रॉप्स है, जिसमें कि है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रिफिन। ये सभी क्या है, एलोट्रॉप हैं कार्बन के। अब इसमें जो फ्लोरीन है वो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो, रिचर्ड ई स्मॉली के द्वारा 1985 में। इसे ब्लैक फ्लोरीन को बकमिस्टर फ्लोरेंस भी बोलते हैं, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है C60 से। इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, और इसे बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बॉल के जैसा होता है।
उसके बाद ये जो फ्लोरीन है उसके डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला इन तीनों साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड आउट वाई व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। पता लगाइए कि सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर क्यों हो जाता है, यानी ब्राउन कलर क्यों हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है एक फोटोसेंसिटिव कंपाउंड होता है, यानी कि ये लाइट एनर्जी से रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर ग्रे हो जाता है सनलाइट में, क्योंकि ये इसके साथ एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस। और इसमें क्या होता है कि सनलाइट की एनर्जी के कारण जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, और जो सिल्वर होता है वो ग्रे कलर हो जाता है। इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड है सनलाइट के प्रेजेंस में Ag में और क्लोराइड में ये डिकम्पोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी अ यूनिट कॉल्ड पाइकोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द आवधिकता के संदर्भ में पाइकोमीटर नामक एक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ से जो ये होगा इसके बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस होगा सेंटर से, उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस, और इसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पाइकोमीटर का। और जो पाइकोमीटर होता है वो होता है इसके इक्वल, तो 1 पाइकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, ये होता है 1 पाइकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बेस्ड ऑन द, ये जो रिएक्शन दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसके आधार पे कौन सा कथन है जो सत्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या है? NH3 है, अमोनिया है। तो अमोनिया से ये क्या बन गया? NO बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या दे सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कि जो N है जो नाइट्रोजन है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद O है जो इसके साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक अलग वीडियो में बनाया है, उसे आप साइंस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। वैसे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A and D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस कांस्टेंट नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट अमेडियो एवोगाड्रो। किस संख्या को एवोगाड्रो का स्थिरांक कहा जाता है जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अमेडियो एवोगाड्रो के नाम पे रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6.022 इंटू 10⁻23 को बोला जाता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होता है उसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में यूज किया जाता है फंडामेंटल कांस्टेंट के लिए। इसका मतलब होता है कि अगर 1 मोल में बोला जाए, तो अगर पूछा जाए 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एक मोनोएटॉमिक अणु की पहचान करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। मैंने अभी क्वेश्चन पहले भी बताया कि जो जितने भी इनर्ट गैस होते हैं ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं सभी जो नोबल गैस होते हैं वो होते हैं कैसे? मोनोएटॉमिक, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, उसका ऑक्टेट पूरा होता है, उसे किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं होता रिएक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इसलिए वो सिंगल एटम्स के फॉर्म में रहते हैं और कहलाते हैं मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच आर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया तब होती है जब त्वरित चूना पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है, और ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एज पर मेंडलीव्स प्रेडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ इक्का एल्युमिनियम वाज।
मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार इक्का एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान था, कितना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 68 था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस तरह से अरेंज किया गया था? तो एटॉमिक मास के बेसिस पे मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उस टाइम पे उनके वर्क के टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें ये जो गैप है वो ये जो प्लेस है वो खाली छोड़ दिए थे। और यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे ये प्लेस है, यहाँ पे इन्होंने बोला था इक्का बोरोन, यानी कि जो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा उसका बोरोन के जैसा मैच करेगा, इसलिए इक्का बोरोन नाम दे दिया। यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ा था, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसा मैच होगा, इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया इक्का सिलिकॉन। और ये जो प्लेस है उसका प्रॉपर्टी किसके जैसा मैच करेगा? एल्युमिनियम के जैसा, इसलिए इसका नाम दे दिया इक्का एल्युमिनियम। तो ये जो प्लेसेस हैं सारे वैकेंट थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, और इसी का नाम उन्होंने अलग अलग दिया था। तो इक्का बोरोन का मास उन्होंने बताया था कितना होगा, प्रिडिक्ट किया था 44, इक्का एल्युमिनियम का बताया था 68, और इक्का सिलिकॉन का बताया था 72। तो इक्का बोरोन के प्लेस पे कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ बाद में? स्कैंडियम डिस्कवर हुआ। इक्का एल्युमिनियम के प्लेस पे गैलियम डिस्कवर हुआ, और इक्का सिलिकॉन के प्लेस पे जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. The type of reaction that is typically found when a material that is required for the reaction to proceed, such as a surface or catalyst, is saturated by the reactants is called dash a order reaction. प्रतिक्रिया का प्रकार जो आमतौर पर पाया जाता है जब प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह या उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा संतृप्त किया जाता है, उसे एक डैश आदेश प्रतिक्रिया कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3, इसे कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वहां पे क्या होता है कि ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के। रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उसे बढ़ाने या घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और वो रिएक्शन जो होता है वो किस में होता है? या तो कैटलिस्ट के प्रेजेंट में होगा, वैसे रिएक्शन भी आते हैं, या तो किसी मेटल सरफेस के ऊपर किया जाता है, वैसे रिएक्शन भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जो मेटल सरफेस होता है वो सैचुरेटेड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट को बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए ये इसे कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसका एग्जांपल था क्या? NH3 को ब्रेक डाउन किया जा रहा था प्लैटिनम सरफेस पे, और ये ब्रेक डाउन हो रहा था N2 और H2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. Which acid is used as souring agent added to vinegar, pickled vegetables and sauces and as a raw material for seasoning? सिरका मसालेदार सब्जियों और सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे एजेंट के रूप में मसाले के लिए कच्चे सामग्री के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एसिटिक एसिड का। तो हम लोग जितने भी एसिड्स हैं उसके इंपॉर्टेंट सोर्स को देखेंगे। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन, ऑरेंज और अदर सिट्रस फ्रूट में। मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल्स, पियर्स एंड अदर फ्रूट्स में। टर्टरिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स, टर्मरिन एंड पाइनएप्पल्स में। लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क और योगर्ट और सार क्रीम्स में। एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी बोलते हैं, ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है स्टमक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है बैटरीज या फिर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड पाया जाता है फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स में। फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और कार्बोनिक एसिड पाया जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है स्पिनच, रूहर्ब और अदर वेजिटेबल्स में। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंड्स में। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड में एक वर्ड है रूहर्ब, ये भी एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following gases plays an important role in welding titanium, aluminum and stainless steel and magnesium? निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्गन। तो जितने भी इनर्ट गैस हैं उसमें से स्पेशली आर्गन
उसे यूज किया जाता है बिल्डिंग करने के लिए। किसका बिल्डिंग करने के लिए? टाइटेनियम, एल्युमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम का बिल्डिंग करने के लिए। क्योंकि जो आर्गन होता है वो एक क्या है, इनर्ट गैस है और ये स्टेबल होता है और ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बच पाते हैं। क्योंकि जब मेटल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो रस्टिंग हो जाता है और इस तरह से रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए बिल्डिंग किया जाता है मेटल्स के ऊपर और इससे इंश्योर किया जाता है कि उस पर रस्टिंग नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और जो हीलियम है, इसके अलावा भी और भी हीलियम है वो भी यूज किया जाता है बिल्डिंग में, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आर्गन का यूज किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेम द स्ट्रेट चेन अल्केन हैविंग केमिकल फार्मूला C9H20 which is used as research chemical and in making biodegradable detergents। रासायनिक सूत्र C9H20 वाले सीधी श्रृंखला एल्केन का नाम बताइए जिसका उपयोग अनुसंधान रसायन के रूप में और बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नोनेन। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला दिया गया है C9H20, तो 9 देखकर आप आंसर कर सकते थे, ये नोनेन होगा। तो देख लेते हैं हम लोग, एल्केन जो होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी जो N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, यानी N के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो होगा 1 और H के प्लेस पे H के लिए क्या हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा मीथेन। तो N के प्लेस पे नंबर को चेंज कर करके 1 2 3 4 करके उस तरह से एल्केन को बनाया जाता है। तो 1 पुट करेंगे तो बनेगा मीथेन, 2 पुट करेंगे तो बनेगा इथेन। इस तरह से 3 पे प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन, 6 पे हेक्सेन और 7 पे हेप्टेन, 8 पे ऑक्टेन, 9 पे नोनेन और 10 पे डेकेन। उसी तरह से एक और अल्काइल ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं एल्कीन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें 1 पुट करेंगे उस तरह से बनाया जाता है एल्कीन को, मीथीन, इथीन, इस तरह से, जैसे कि मीथेन इथेन प्रोपेन था उसी तरह से मीथीन इथिन प्रोपीन इस तरह से बनाया जाता है। 1 पुट करेंगे तो C1 और H हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से बनाया जाता है एल्कीन को, और अल्काइन को बनाया जाता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। When you take lead nitrate powder in a boiling tube and heat it, you will observe the emission of brown fumes that are of dash। जब आप कथनांक में लेड नाइट्रेट पाउडर लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो आप भूरे रंग के धुएं के उत्सर्जन का निरीक्षण करेंगे डैश। तो ये भूरे रंग का जो होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो इसमें क्या होता है कि जब लेड नाइट्रेट, जिसका फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, उसे गर्म किया जाता है तो वहाँ पे ब्राउन कलर का फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है जो कि किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और ये जो लेड नाइट्रेट है, क्योंकि जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, वो डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये 3 कंपोनेंट बनते हैं लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो। और यही NO2 है, वो NO2 है जो कलर देता है ब्राउन फ्यूम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट एन एराइल डायजोनियम सॉल्ट into an aryl halide using a copper halide catalyst is called। एक कार्बनिक अभिक्रिया जिसका उपयोग एक एराइल डायजोनियम लवण को कॉपर हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एराइल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन को देख लेते हैं डिटेल में। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पे एराइल हैलाइड यानी हेलोबेंजीन को बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है किससे? एराइल डायजोनियम सॉल्ट से। और यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि एराइल डायजोनियम सॉल्ट है उसे कन्वर्ट किया जाता है एराइल हैलाइड में, और या फिर एराइल हैलाइड यानी कि एरोमेटिक हैलाइड, उसमें कन्वर्ट किया जाता है किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में। उसे क्या कहा जाता है? उसी के बारे में पूछा गया था। तो सैंड मेयर रिएक्शन में यही होता है कि डायजोनियम सॉल्ट को, एराइल डायजोनियम सॉल्ट को यूज करके यहाँ पे एराइल हैलाइड बनाया जाता है किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे होता क्या है कि डायजोनियम सॉल्ट में N2+ जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से, जिसमें कि हैलाइड भी हो सकते हैं, साइनाइड हो सकते हैं, या फिर अदर फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं।
और इस किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में होता है, यानी CuCl होगा, Cu ब्रोमीन होगा या फिर CuCN होगा। इस तरह से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है ये सभी का। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एराइल अमाइन है, इसे पहले डायजोनियम सॉल्ट में बनाया गया। डायजोनियम सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें भी N2+ होगा उसे कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। तो ये क्या है, अराइल अमाइन है, अराइल यानी बेंजीन रिंग, और ये NH2 अमाइन है तो हो गया अराइल अमाइन। उसे कन्वर्ट किया गया डायजोनियम सॉल्ट में। ये अराइल डायजोनियम सॉल्ट है, क्योंकि अराइल मतलब बेंजीन रिंग, इसलिए इसे बोलेंगे अराइल डायजोनियम सॉल्ट। इसे कन्वर्ट किया जा रहा है अराइल हैलाइड में। हैलाइड यानी हेलोजन, यहाँ पे देख सकते हैं X ऐड है तो ये हेलोजन हो गया, और ये बेंजीन रिंग है तो हैलाइड, ये अराइल बोलेंगे इसे। तो ये कन्वर्ट हुआ अराइल हैलाइड में, किसका यूज करके, अराइल डायजोनियम सॉल्ट का यूज करके अराइल हैलाइड में इसे कन्वर्ट किया गया। किसके प्रेजेंस में, तो ये कॉपर हैलाइड है उसके प्रेजेंस में। यहाँ पे एक कॉपर है और इसके जगह पे फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, उसके प्रेजेंस में ये अराइल हैलाइड बनाया गया। तो ये जो प्रोसेस होता है किसमें होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में होता है। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड यानी कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं कार्बन के, उसके साथ हैलाइड होते हैं, उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अल्काइल आयोडाइड में। किसके प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवाया गया सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये एसीटोन है यहाँ पे सॉल्वेंट, ये दोनों को रिएक्शन करवाया गया अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाया, अल्काइल आयोडाइड बना रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि डायजोनियम सॉल्ट का यूज करके और किसके प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन एसिड के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, एरोमेटिक रिंग में। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये डायजोनियम सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे N2+ है। इसमें क्या किया जाता है कि एक N2 के प्लेस पे उसे रिमूव करके सिर्फ हैलाइड को ऐड किया जाता है एरोमेटिक रिंग में। किसके प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर और एक एसिड के प्रेजेंस में। इस तरह से एराइल एरोमेटिक हैलाइड बनाया जाता है। तो ये होता है किसमें, गटरमैन रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला रिएक्शन देखेंगे क्या है, वेल्ज सीमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि वेल्ज सीमैन रिएक्शन है, उसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें, अराइल फ्लोराइड में। तो और इसके बीच में पहले क्या बनता है, डायजोनियम टेट्राफ्लोरेट को बनाया जाता है, टेट्राफ्लोरोबोरेट को बनाया जाता है। तो वेल्ज सीमैन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो इसमें इसे बोलेंगे एरोमेटिक। तो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। इसे पहले डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि N2+ है इसमें, तो ये जगह डायजोनियम सॉल्ट। और इसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एरोमेटिक फ्लोराइड में। तो ये जो प्रोसेस होता है किसमें होता है, किसमें होता है, ये वेल्ज सीमैन रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज मैच्ड अप रिमार्केबली वेल विद इका सिलिकॉन। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण एक सिलिकॉन के साथ उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से मेल खाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जर्मेनियम से। तो क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में बताया था कि किसका प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा था। तो इक्का सिलिकॉन का किससे मैच कर रहा था, जर्मेनियम से। और इक्का जो बोरोन था उसका मैच कर रहा था किससे, वह स्कैंडियम का। और एक था इक्का एल्युमिनियम, इसका किसके साथ हुआ मैच, ये हुआ गैलियम के साथ। तो इस तरह से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में
इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन के बारे में बताया गया कि किससे इसका प्रॉपर्टीज आगे जाकर डिस्कवर होगा, जिससे मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये लास्ट क्वेश्चन है। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट। लोहा और पानी अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, Fe2O3, जिसे रस्ट भी बोला जाता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसका रिएक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, Fe आयरन प्लस वाटर को रिएक्ट करवाएंगे तो Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल 2024 के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। और आप लोग बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन को भी जरूर देखें, उसका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा एसएससी सीजीएल के प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।